हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आर के श्वेता अग्रवाल क्लासेज में। आज केमिस्ट्री का पार्ट 1 का दोबारा से रिवीजन लेके आए। आज पूरी केमिस्ट्री का पार्ट 1 का रिवीजन कराएंगे, फिर पार्ट 2 का कुछ सैम्पल पेपर डालेंगे, ठीक है। और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, तो एक एक क्वेश्चन ध्यान से करेंगे आज। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन वन ये कह रहा है कि मैंने चैप्टर वाइज बनाए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जलीय जीव गर्म जल की तुलना में ठंडे जल में अधिक सहज क्यों महसूस करते हैं? क्योंकि सभी को पता है कि यदि ताप कम रहेगा, तो ताप कम रहता है तो गैस की विलेयता कैसी रहेगी? गैस की विलेयता रहेगी ज़्यादा। और ताप बढ़ेगा तो गैस की विलेयता कैसी हो जाएगी? गैस की विलेयता यानी ऑक्सीजन गैस की विलेयता कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी। यानी ताप कम होने पर गैस की विलेयता कैसी होती है? अधिक होती है। यही कारण है कि जो जलीय जीव रहते हैं वो गर्म पानी की अपेक्षा ठंडे जल में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि ठंडे जल में ऑक्सीजन की मात्रा कैसी होती है? ज़्यादा घुल जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, एथिलीन ग्लाइकोल C2H6O2 के मोल अंश की गणना करो। इसके मोल अंश की गणना करनी है और बिलियन में C2H6O2 का 20% द्रव्यमान उपस्थित हो। तो कैसे करेंगे? देखो, 20% का मतलब होता है 20/100। अब ऊपर वाला सभी को पता है, भारानुसार है, द्रव्यमान बोल रहा है, तो ऊपर वाला क्या आ जाएगा? विलेय का द्रव्यमान, और नीचे आ जाएगा बिलियन का द्रव्यमान। तो विलायक का द्रव्यमान कितना बचेगा? विलायक का द्रव्यमान आ जाएगा 100 - 20, यानी विलायक का द्रव्यमान कितना आ गया? 80 ग्राम, ठीक है। तो विलायक का द्रव्यमान कितना आ गया? विलायक का द्रव्यमान आ गया 80 ग्राम। तो किसके मोल अंश की गणना करनी है? एथिलीन ग्लाइकोल के मोल अंश की गणना करनी है। तो याद रखो, जिसका मोल अंश निकालना है उसी के मोल लगेंगे ऊपर। तो हमें निकालना है C2H6O2, यानी इसका ही निकालना है, तो इसके मोल लगा देंगे ऊपर। C2H6O2 के मोल बट्टे बिलियन के मोल, और बिलियन किससे मिलकर बना होता है? अब इसमें दो ही कंपोनेंट हैं, यानी विलेय प्लस विलायक के मोल, यानी इसी के मोल C2H6O2 के मोल प्लस विलायक। अब तुम ये सोच रहे हो कि इसमें तो विलायक कुछ दे ही नहीं रखा है, तो जल नहीं है, तो जल कंसीडर अलग होगा तो देगा। तो C2H6O2 के मोल निकाल लो पहले। कैसे निकालेंगे मोल? कैसे निकालते हैं? C2H6O2 के मोल कैसे निकालोगे? भार बट्टे अणुभार से। तो C2H6O2 का भार कितना है? 20। अणुभार कितना आएगा इसका? निकालो। 12 दूनी 24, 24 और 6 30 और 62। अणुभार कितना आ गया इसका? यानी इसके मोल आ गए 20/62। सेम विलायक, जल के मोल कितने आ जाएंगे? विलायक के मोल, विलायक का भार बट्टे विलायक का अणुभार। तो विलायक का भार कितना है? 80, ठीक। अणुभार कितना आ जाएगा इसका? जल का 18। तो वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा काई C2H6O2 इक्वल C2H6O2 के मोल कितने? 20/62 अपॉन 20/62 प्लस का 80/80, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे एलसीएम लेके, और सबसे इजी कैलकुलेशन होगी अगर तुम इसे यहीं सॉल्व कर लो। यानी यहाँ जैसे 20/62 है ना, 62 का 20 में डिवाइड कर दो 18 का, तो और इजी क्वेश्चन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखो, यूनिट कोई होगी नहीं इसकी, मोलर्स की कोई यूनिट नहीं होती है। बिलियन की मोलरता की गणना कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH 450 ml बिलियन में घुला हो। तो मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है? सभी को पता है। पहले क्वेश्चन पेपर में सॉल्व करोगे तो पहले फॉर्मूला लिखना। विलेय का भार, विलेय का अणुभार, बिलियन का आयतन लीटर में। अब कह रहा है उस बिलियन की मोलरता की गणना करो जिसमें 5 ग्राम NaOH, और NaOH का अणुभार कितना होता है? 40। 450 ml लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 का, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल। 5 × 10, 4 × 45, 5 × 45 और 10/36।
इसका इसमें डिवाइड कर देंगे तो इतने क्या आ जाएगा, मोल पर लीटर। हाफ नंबर उस पर भी कट जाता है अगर यूनिट नहीं लिखोगे तो, यूनिट भी सबकी ज़रूर लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने सभी टाइप के क्वेश्चन डाले। 20% जलीय KI का घनत्व है ना। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि 20% जलीय KI का घनत्व 1.202 ग्राम पर ml हो तो, है ना। बिलियन की मोलरता और मोलंश की गणना करनी। पहले लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है। 20% W/W, इसका क्या अर्थ हो जाएगा, W/W का अर्थ हो जाएगा, ऊपर वाला क्या है, ये है ऊपर वाला विलेय का भार बट्टे विलियन का भार, ठीक है। और फिर हमारे पास विलायक का भार कितना आ जाएगा भाई, 20% का मतलब 20/100 हो गया, तो विलायक का भार कितना बचा, 100 - 20 इक्वल कितना आ गया, 80। अब ये कह रहा है जलीय KI का घनत्व, यानी इसका विलियन का घनत्व दे रखा है इसने, कितना है 1.202 ग्राम पर ml। अब निकालो, पहले पूछा मोललता, तो मोललता कैसे निकालोगे इसकी, मोललता निकाल लो पहले। मोललता का फॉर्मूला बताओ। मोललता का फॉर्मूला होता है विलेय का भार, विलेय का अणुभार और विलायक का भार kg में, ठीक। तो विलेय का भार कितना है 20, अणुभार KI का कितना आएगा, आयोडीन का 127 और पोटेशियम का 39, तो 39 और 127 कितने हो गए, 9 7 16 3 2 5 और 1 6 166। और विलायक का भार कितना है 80, और किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए कितने का डिवाइड कर दोगे, 1000 का। सॉल्व कर लोगे अब इसे, इतने आ जाएगा मोल पर kg, ठीक है। आगे समझो। अब दूसरा पूछा है मोलरता, क्या पूछा है, मोलरता। और मोलरता में क्या चाहिए, विलेय का भार, विलेय का अणुभार इंटू बिलियन का आयतन लीटर में। मोलरता को करते हैं कैपिटल M से। अब विलेय का भार कितना दे रखा है 20, अणुभार कितना है 166, लेकिन यहाँ चाहिए बिलियन का आयतन लीटर में, लेकिन हमारे पास क्या है, बिलियन का भार है। तो हम क्या कर सकते हैं, बिलियन के भार, लेकिन उसने बिलियन का घनत्व दे रखा है, तो उससे हम बिलियन का आयतन निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, क्योंकि तुम्हें पता है कि बिलियन का घनत्व बराबर क्या होता है, विलियन का घनत्व बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विलियन का घनत्व बराबर, विलियन का घनत्व बराबर हो जाएगा विलियन का द्रव्यमान बट्टे विलियन का आयतन, और घनत्व कितना दे रखा है 1.202, बिलियन का द्रव्यमान कितना है 100, और बिलियन के आयतन के लगा देंगे जी बिलियन का आयतन। तो बिलियन का आयतन कितना हो जाएगा, बिलियन का आयतन हो जाएगा 100/1.202 ml। यूनिट देख लेना, ग्राम पर ml है इसकी घनत्व की, तो ml ही आया, इतना आ गया। आयतन मिल गया, पुट करो, कितना है आयतन 100/1.202 ml है, तो 1000 का डिवाइड, तो इतने क्या आ जाएगा मोल पर लीटर, ठीक है। अगर हमें द्रव्यमान को घनत्व में, द्रव्यमान को आयतन में, आयतन को घनत्व में परिवर्तित करना है, तो हम किसका यूज करते हैं, द्रव्यमान को आयतन में, आयतन को द्रव्यमान में परिवर्तित करना है तो हम किसका यूज करेंगे, घनत्व का, ठीक। अब तीसरा क्या पूछा था, वो मोलंश की गणना करो। तो किसका मोलंश निकालना है, इसी का, किसका KI का। तो मैंने बताया कैसे निकालोगी, KI के मोल, जिसका निकालना है उसी को मोल लगाओ, बट्टे KI के मोल, और दूसरा घटक क्या, जलीय, जल के मोल। अब KI के मोल, KI का भार 20, अणुभार कितना आया इसका 166 बट्टे 20 बट्टे 166, जल के मोल, जल का भार कितना है विलायक का 80, और अणुभार कितना आ गया 18। तो ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व, समझ में आया। नेक्स्ट देखो,
आज सेटिंग पता नहीं क्या हो रहा है, ये हो नहीं पा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है मोलल अवनमन स्थिरांक क्या होता है, इसकी डिफाइन पूछ लेता है अवनमन स्थिरांक की। अवनमन मतलब कमी है और उन्नयन मतलब वृद्धि। तो कैसे लिख दोगे, किसी विलायक के 1000 ग्राम में किसी वैद्युत अनपघट्य के 1 ग्राम मोल को घोलने पर उसके हिमांक में जो कमी होती है वही उस विलायक का क्या होता है, मोलल अवनमन स्थिरांक KF कहलाता है। यानी 1000 ग्राम में जो वैद्युत अनपघट्य के 1 ग्राम मोल को घोलने पर जो हिमांक में कमी होगी वही उसका क्या होगा, मोलल अवनमन स्थिरांक KF। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये कह रहा है वार्नट ऑफ गुणांक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। वैसे वार्नट ऑफ गुणांक किसे कहते हैं, वार्नट ऑफ गुणांक कहते हैं कि असामान्य मान व सामान्य मान के अनुपात को क्या कहते हैं, वार्नट ऑफ गुणांक I कहते हैं। ठीक है, और I बराबर होता है वियोजन या संगुणन के बाद कणों की संख्या बट्टे वियोजन या संगुणन से पूर्व कणों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन समझो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इससे भी अगला वाला और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि नाइट्रोजन गैस को 293 केल्विन पर, ठीक है, वो कह रहा है यदि नाइट्रोजन गैस को 293 केल्विन पर जल में प्रवाहित किया जाए तो 1 लीटर जल में, तो विलायक का आयतन दे रखा है 1 लीटर और जल का घनत्व कितना होता है 1, तो 1 लीटर, तो इसे हम लिख सकते हैं विलायक का भार कितना है 1 किलोग्राम, मतलब 1000 ग्राम। तो 1 लीटर जल में कितने मिली मोल नाइट्रोजन गैस विलेय होगी, यानी विलेय के मोल पूछ रहा है, विलेय के मोल इक्वल क्वेश्चन मार्क। यदि नाइट्रोजन का आंशिक दाब कितना है, दाब दे रखा है नाइट्रोजन का 0.987 बार। KH का मान कितना दे रखा है, KH दे रखा है 76.48 किलो बार, और इसे हम लिख सकते हैं, किलो का मतलब कितना होता है 10 की पावर 3 बार। करो सॉल्व, क्या होता है हेनरी का नियम, P बराबर KH स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। तो जब उसने स्मॉल n पूछा है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इस n को छोड़ सकते हैं बट्टे वाली को, क्योंकि एडिशन पे कोई ज़्यादा बड़ा इफेक्ट पड़ेगा नहीं। तो P इक्वल कितना आ जाएगा 0.987, KH कितना है, KH है 76.48 गुणा 10 की पावर 3। ठीक है, स्मॉल n कितना है, स्मॉल n है, कैसे निकालेंगे, है ही नहीं, निकालना है n, कैपिटल N कैसे निकालेंगे, विलायक का भार बट्टे विलायक का अणुभार। विलायक का भार कितना 1000 और अणुभार कितना आ गया 18, तो 0.987 बट्टे 76.48 गुणा 10 की पावर 3, और ये हो गया स्मॉल n बट्टे 55.5। 18 का 1000 में डिवाइड कर देंगे, क्रॉसिंग करेंगे, अब ये आएगा निकल के 0.987 गुणा 55.5 और बट्टे 76.48 गुणा 10 की पावर 3 बराबर n। ठीक है, इतने मोल निकल के आ गए इसकी। अब सॉल्व करोगे तुम लोग तो ये निकल के आएगा आंसर इसका 0.716 गुणा 10 की माइनस 3, जिसे हम लिख सकते हैं 0.716 मिली मोल। इतने क्या निकल के आएगा मोल, और 10 की माइनस 3 का मतलब कितना होता है मिली। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सड़े हुए अंडे जैसी गंध वाली विषैली गैस H2S गुणात्मक विश्लेषण में उपयोग की जाती है। सड़े हुए अंडे जैसे, कई साल आया क्वेश्चन लगातार। यदि H2S गैस के H पर जल में विलेयता इतने मोलर हो तो हेनरी स्थिरांक की गणना करो। किसकी गणना करवा रहा है, ये कह रहा है हेनरी स्थिरांक की गणना करवा रहा है। ठीक है, तो कैसे करोगे हेनरी स्थिरांक की गणना, KH इक्वल क्वेश्चन मार्क। अब देखो P इक्वल कितना होता है सॉरी KH विलेय के मोल, विलेय प्लस विलायक के मोल। तो सड़े हुए अंडे जैसी गंध वाली विषैली गैस H2S गुणात्मक विश्लेषण में उपयोग की जाती है यदि H पर जल में विलेयता इतने मोलर हो। ये M है, मोलरता दे रखी है, यानी मोलरता कितनी दे रखी है, इसने दे रखी है मोलरता दे रखी है जी, इसने 0.195 मोलर इतनी दे रखी है मोलरता। ठीक है, यानी इसका मतलब हो गया 0.195 मोल पर लीटर।
यानी 0.195 मोल किस में घुले, 1 लीटर में घुले। तो करो यहाँ। अब STP पर दाब कितना होता है, 0.987। KH निकालना है। स्मॉल n कैसे निकालेंगे, दे रही रखा है 0.195। स्मॉल n कितना है, 0.195। कैपिटल N ब्लैक के मूल कैसे निकालते हैं, ब्लैक का भार बट्टे ब्लैक का अणुभार। अब ब्लैक 1 लीटर है मतलब 1000, और जल है तो कितना लगा दोगे, 18। तो कितना हो गया, 0.987 बराबर KH 0.195 बट्टे 0.195 और प्लस के 55.5। सॉल्व करोगे KH मिल जाएगा, और आंसर किस में आएगा, ये आएगा बार में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन से क्या आप क्या समझते हैं। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या है कि किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर, किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर वाष्प दाब में, किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर वाष्प दाब में हुई कमी क्या कहलाती है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहलाती है। मान के चल रहे हैं ये कोई विलायक है, विलायक में एक ही कण होंगे सतह पर। अब यहाँ कोई विलेय है अवाष्पशील, है ना, अवाष्पशील विलेय, ये विलायक है, तो इसका वाष्प दाब ज़्यादा होगा। जब हमने इसको B को इसमें मिला दिया तो क्या बन गया, विलयन, और सतह पर आ गए 2 तरह के कण AB। लेकिन वाष्प दाब किसकी वजह से, सिर्फ A की वजह से, तो कुल दाब किस पे डिपेंड करेगा, PA पे। यानी राउल्ट के नियम से देखें तो विलायक A के लिए कितना आ जाएगा इसका वैल्यू, PA इक्वल PA0 x, समीकरण 1। अब वाष्प दाब में अवनमन कब हुआ, जब विलेय मिला दिया। वाष्प दाब में अवनमन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं डेल्टा P से। तो किसका वाष्प दाब ज़्यादा है, विलायक का, विलयन का, विलायक का। तो विलायक का रिप्रेजेंट कर रहे हैं PA0, और विलयन का कितना हो गया, PA। तो डेल्टा P इक्वल PA0, PA कितना आएगा, PA0 x। तो डेल्टा P इक्वल कितना रख सकते हैं, PA0 कॉमन ले लें, कितना बचा, 1 - x। और सभी को पता है x प्लस XV विलेय का मूल अंश और विलायक का मूल अंश कितना होता है, 1। तो XV इक्वल कितना आ गया, 1 - x। तो इसे हम लिख सकते हैं डेल्टा P इक्वल PA0 XV। इसका मतलब क्या है कि विलेय मिलाने पर जो वाष्प दाब में कमी हुई है, तो इसे लिख सकते हैं डेल्टा P PA/PA0 बराबर XP। तो ये क्या है, वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन में मूल प्रवाह के लिए संबंध का व्यंजक लिखिए, है ना। तो ये आ गया संबंध, डेल्टा P/PA0 इक्वल XV, या इसे लिख सकते हैं डेल्टा P की वैल्यू कितनी, PA0 - PA बट्टे PA0 बराबर X। ये संबंध आ गया। ठीक है, पूछ लेता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वथनांक में उन्नयन से आप क्या समझते हैं। क्वथनांक में उन्नयन और विलेय के मूल द्रव्यमान में संबंध स्थापित करो। तो क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है, क्वथनांक में उन्नयन होता है कि किसी विलायक में, है ना, क्वथनांक में उन्नयन मतलब वृद्धि, कि किसी विलायक में अवाष्पशील, किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर क्वथनांक में हुई वृद्धि, क्वथनांक में हुई वृद्धि क्या कहलाती है, क्वथनांक में उन्नयन कहलाती है। और इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा TV से। क्वथनांक में उन्नयन समझ में आ गया। अब कह रहा है विलेय के मोलर द्रव्यमान में संबंध स्थापित कीजिए। क्वथनांक में उन्नयन और विलेय के मोलर द्रव्यमान में संबंध स्थापित करना है। अब देखो क्वथनांक में उन्नयन किस बराबर क्या होगा, किसका क्वथनांक ज़्यादा होता है, विलयन का, -TB0। अब डेल्टा P समानुपाती किसकी हो जाएगा, मोललता। जब इसे हटाएंगे तो कांस्टेंट आ गया KB, मोललता, मोलल अवनमन उन्नयन स्थान KB, और विलेय के मोल, इसका मोललता कैसे निकालते हैं, विलेय का भार, विलेय का अणुभार और विलायक का भार, और किलोग्राम के लिए कितना आ जाएगा, 1000। ठीक है, तो अणुभार बराबर कितना आ जाएगा, क्रॉस कर लेंगे, अणुभार आ जाएगा KB × WS × 1000
बट्टे डेल्टा टी वी इंटू कैपिटल डब्ल्यू, इतना निकल के आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यही हो गया संबंध। अगला क्वेश्चन है पराशरण दाब को परिभाषित कीजिए। पराशरण दाब क्या होता है? देखो पराशरण क्या हो, पहले अर्धपारगम्य झिल्ली समझो। अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है? अर्धपारगम्य झिल्ली होती है कि वह झिल्ली जिससे विलायक के कण तो आर पार निकल जाते हैं लेकिन विलेय के कण आर पार नहीं निकलते, उसे बोलते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली। जैसे जंतु झिल्ली। अब पराशरण, जैसे पराशरण में क्या होता है कि जैसे ये समझो एक कंटेनर है। पराशरण प्रक्रिया में क्या है कि अब यहाँ एक तनु विलयन है और यहाँ क्या है एक सांद्र विलयन। तो तुम्हें अच्छे से पता है कि जब यहाँ अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दी तो तनु विलयन से विलायक कण किस में जाना शुरू कर देंगे? सांद्र विलयन में जाना शुरू कर देंगे। इसी प्रोसेस को बोलते हैं पराशरण। जैसे किशमिश का फूलना। अब इसमें क्या है, इसमें हमने क्या कर दिया, अब जैसे तनु विलयन से विलायक कण सांद्र विलयन में आना स्टार्ट कर दें तो हम यहाँ क्या करें, एक पिस्टन लगा दें और इस पर इतना दाब डालें कि जो तनु विलयन से विलायक के कण इसमें आ रहे थे ना सांद्र विलयन, वो आने से रुक जाएं। तो वही दाब क्या कहलाता है? पराशरण दाब कहलाता है। यानी पराशरण दाब क्या है? वह न्यूनतम दाब जो सांद्र विलयन में आने वाले अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर विलायक के कणों को क्या करे, रोक सके, वो क्या कहलाता है? उसका पराशरण दाब कहलाता है। फॉर्मूला क्या होता है पराशरण दाब का? पाई वी इक्वल NRT, पाई इक्वल लिख सकते हैं N/V/RT। एक ये कह रहा है कि आप कैसे प्रदर्शित करेंगे कि पराशरण दाब एक अणु संख्या गुणधर्म है, क्योंकि दाब किस पे डिपेंड करता है? अणुओं की संख्या पर डिपेंड करता है। तो इसलिए कह सकते हैं कि पराशरण दाब क्या है? एक अणु संख्या गुणधर्म है। पूछ लेता है कि पहले कि पराशरण दाब एक अणु संख्या गुणधर्म है, कैसे प्रूव करोगे? फॉर्मूले से, क्योंकि पाई किस पे डिपेंड करता है? एन के समानुपाती होता है, इस वजह से। समपरासारी विलयन किसे कहते हैं? समपरासारी विलयन ऐसे दो विलयन होते हैं जिनके पराशरण दाब कैसे होते हैं? समान होते हैं, उन्हें बोलते हैं समपरासारी विलयन। और जब दो समपरासारी विलयन एक दूसरे कॉन्टैक्ट में आते हैं तो उसमें कोई विलायक का प्रभाव नहीं होता है। प्रतिलोम पराशरण, ठीक है। अगर विजिबिलिटी अच्छी ना आ रही हो तो मुझे बता देना, अगर कोई प्रॉब्लम हो रही हो, क्योंकि मैं अभी और वीडियो अपलोड करूँगी, कमेंट कर देना मुझे, ठीक है, या मेरे पर्सनल नंबर पे मैसेज डाल देना। प्रतिलोम पराशरण, प्रतिलोम पराशरण क्या है? रिवर्स ऑस्मोसिस, सभी को पता है। अगर उस प्रोसेस को उल्टा कर दें, कौन सी को? पराशरण की प्रोसेस को, कि पहले विलायक कण किससे जा रहे थे? तनु से सांद्र में जा रहे थे। अब क्या करें कि यहाँ पराशरण दाब जो लगा रहे थे तो क्या हुआ था? तनु से सांद्र में आने से रुक गए। तो अब हम क्या करें, जो दाब है बाह्यतम दाब, उसे पराशरण दाब से भी अधिक कर दें। तो अब यह प्रोसेस उल्टी हो जाएगी कि सांद्र विलयन से विलायक कण किस में जाना शुरू कर देंगे? तनु विलयन में। तो इसी को बोलते हैं प्रतिलोम पराशरण। जैसे हम नल का पानी शुद्ध करके पी रहे हैं, RO से फिल्टर करके पी रहे हैं, तो उसमें यही प्रोसेस तो हो रही है कि क्योंकि नल के पानी में क्या है, लवण घुले रहते हैं, और जब हम उसे डाइल्यूट मतलब RO में पास करते हैं, है ना, तो उसमें क्या होता है, वो सांद्र से किस में कन्वर्ट होता है? तनु में, है ना। तो वो क्या है? प्रतिलोम पराशरण की प्रोसेस है। और एग्जाम्पल पूछ लेता है तो एग्जाम्पल लिख सकते हो, समुद्र जल से या कठोर जल से शुद्ध जल को प्राप्त करने में इसी प्रक्रम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम क्या होता है? राउल्ट का नियम होता है कि राउल्ट का नियम क्या कहता है कि राउल्ट के नियम के अनुसार किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर जो वाष्प दाब में प्राप्त विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन उसमें उपस्थित विलेय पदार्थ के मोल प्रवाह के क्या होता है? समानुपाती होता है ना। यानी ये लिख सकते हैं कि PA समानुपाती उसके मोल प्रवाह के, और जब हटाएंगे तो कांस्टेंट आ गया PA0 तो फिर कह रहा है पदार्थ के अणु विलयन के वाष्प दाब तथा विलेय पदार्थ के अणुभार में संबंध स्थापित करो। मैंने पीछे बताया है अभी, वाष्प दाब का जो अपेक्षित अवनमन बताया था, और इसकी सीमाएं लिखी है। तो सीमाएं क्या है इसकी? ये राउल्ट का नियम तनु विलयनों पर लागू होता है, सांद्र विलयन पर राउल्ट के नियम को विचलन प्रदर्शित करते हैं। यह नियम केवल अवाष्पशील पदार्थों के विलयनों पर लागू होता है, विद्युत अपघट्यों के विलयनों पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है, ठीक है। जो विद्युत अपघट्य होते हैं उनके विलयनों पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि K2SO4 का एक नमूना 94%, कोई प्रॉब्लम हो रही है आज, K2SO4 का एक नमूना 94% W/V है। इसका घनत्व 1.84 ग्राम पर ml है। इस विलयन की मोललता की गणना करो। देखो 94% का मतलब समझ गए होंगे सभी, और W/V दे रखा है, यानी 94/100,
54 बट्टे 100 दे रखा है, तो ऊपर वाला क्या आ जाएगा, ऊपर वाले ये आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे ऊपर वाला, विलेय के मोल, और नीचे आ जाएगा बिलियन का आयतन। ऊपर आ जाएगा विलेय के मोल और नीचे आ जाएगा क्या, विलियन का आयतन लीटर में। तो विलियन का आयतन मिल गया। अब निकाल लो। लेकिन मोललता का फॉर्मूला क्या होता है, मोललता होती है विलेय का भार, विलेय का अणुभार, विलायक का भार केजी में, और ठीक है। अब देखो यहाँ क्या है हमारे पास, लेकिन बिलियन का आयतन है और हमें क्या चाहिए, विलायक का भार चाहिए, लेकिन उसने घनत्व दे रखा है बिलियन का, तो बिलियन का घनत्व से बदल देंगे, अभी बताया मैंने क्वेश्चन पीछे। तो बिलियन का घनत्व बराबर कितना आता है, होता है विलियन का द्रव्यमान बट्टे विलियन का आयतन। तो विलियन का घनत्व होता है 1.84, इसका द्रव्यमान हमें निकालना है, आयतन कितना है 100, गुणा कर देंगे तो विलियन का द्रव्यमान कितना मिल गया, 184 हो जाएगा। तो विलायक का कितना बचेगा, विलायक का द्रव्यमान आ जाएगा कि 184 में से कितना कर देंगे, माइनस के 94, तो कितना बचा 90, मिल गया। समझ गए यहाँ तक। तो वैल्यू पुट कर दो। विलेय का भार कितना है 94 और H2SO4 का अणुभार होता है 98, विलायक का भार कितना है 90 और ऊपर डायरेक्ट कर दो 1000, सॉल्व कर लेंगे, इतने आ जाएगा मोल पर केजी। ठीक, अगला क्वेश्चन समझो। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल को 75 ग्राम बेंजीन में घोला गया, तो एथेनोइक अम्ल की सांद्रता पार्ट्स पर मिलियन में ज्ञात करो। एथेनोइक अम्ल की सांद्रता पूछ रहा है वो कि इसमें ppm में, तो कैसे लगा देंगे। अब दोनों ग्राम में तो W/W में चलेगी ppm, तो कैसे लगाओगे, एथेनोइक अम्ल का भार एथेनोइक अम्ल का भार बट्टे एथेनोइक अम्ल का भार बट्टे विलियन का भार, और ppm में पूछा तो गुणा कितना कर देंगे 10⁶ सही है। तो एथेनोइक का भार कितना है 2.5, विलियन कितना हो जाएगा 2.5 प्लस का 75 गुणा का 10⁶ आ जाएगी निकल के। दूसरा पूछ रहा है मोलंस, मोलंस खुद निकाल सकते हो, ठीक है। तो जैसे मैं एथेनोइक का मोलंस निकालना है तो किसके मूल लगाओगे, यहाँ एथेनोइक का निकालना है, एथेनोइक का CH3COOH, तो इसी के मूल लगा देंगे बट्टे स्मॉल n प्लस कैपिटल N, विलायक के मूल कर लोगे, विलायक गैस में 75 ग्राम बेंजीन। तीसरा दोनों के निकालने द्रव्यमान, तीसरा निकालना द्रव्यमान प्रतिशतता। तो द्रव्यमान प्रतिशतता कैसे निकालोगे, है ना, जिसका द्रव्यमान प्रतिशतता निकालना उसी का द्रव्यमान लगाओगे बट्टे बिलियन का 2.5 गुणा 75, लेकिन इसमें कितने का गुणा कर दोगे 100 का, सॉरी प्लस। किसकी निकाली है हमने, एथेनॉल की। अगर बाई चांस तुम्हें बेंजीन की द्रव्यमान प्रतिशतता निकालनी है, वैसे वो एथेनोइक अम्ल की पूछ रहा है तो एथेनोइक अम्ल का निकालेंगे। बेंजीन की द्रव्यमान प्रतिशतता निकालोगे तो ऊपर किसका आ जाएगा द्रव्यमान, बेंजीन का ही 75 और बिलियन 2.5 प्लस का 75 और गुणा के 100, सॉरी फोर्थ मोललता। मोललता कैसे निकालते, विलेय का भार, विलेय का भार कितना है 2.5 बट्टे विलेय का अणुभार, एथेनोइक का कितना होता है 60, विलायक का भार ऊपर का आ जाएगा 1000 मोल पर केजी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है दो द्रव, पीछे वाला क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है। अगला देखो, दो द्रव ए व बी के मध्य वाष्प दाब क्रमशः 80 mm व 60 mm है। ए के 3 मोल तथा बी के 2 मोल मिलाने पर प्राप्त विलयन का कुल वाष्प दाब, तो कैसे निकालोगे, क्या फॉर्मूला होगा, PA इक्वल PA0 XA प्लस का PB0 XB, है ना। कर लोगे अब इसे, ए और बी के वाष्प दाब दे रखे हैं और ए के मोल कितने 3
और बी के कितने 2 मोल। मिलाने पर विलयन का कुल वाष्प दाब क्या होगा, वैल्यू पुट कर देंगे। पी ए नॉट कितना 80, लेकिन इसमें एक चीज़ आएगी, एक्स और एक्स भी निकालने पड़ेंगे। तो मैं एक्स कैसे निकालोगी, विलय के मोल 3 + 2 यानी 3/5 और एक्स भी कितना आ जाएगा 2/3 + 2 2/5। तो पी ए नॉट कितना है, पी ए नॉट कितना है, पी ए नॉट है 80, एक्स ए कितना है 3/5 और पी बी नॉट कितना है 60 और एक्स भी कितना है 2/5। इतना निकल के आ जाएगा MMH जी। समझ गए। अगला क्वेश्चन देखो, 9 ग्राम ग्लूकोज को इतने 500 ग्राम जल में घोला गया, 1.013 बार दाब पर विलयन का क्वथनांक ज्ञात करो। विलयन का क्वथनांक पूछ रहा है, तो कैसे निकालोगे। तुम्हें पता है कि क्वथनांक में उन्नयन होता है टीवी माइनस टीवी नॉट। तो तुम्हें पहले डेल्टा टीवी चाहिए टीवी निकालने के लिए, और जल का कितना होता है, जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो निकालो डेल्टा टीवी। कैसे निकालोगे, विलय का भार, विलय का अणुभार इंटू 1000 और बट्टे कैपिटल डब्ल्यू में वहाँ के वी भूल गए के वी। तो डेल्टा टीवी कितना है निकालना है। विलय का भार कितना है 9, अणुभार कितना होता है इसका 180 गुणा के 1000। विलायक का भार कितना है, विलायक का भार है इसमें 500 और 2 और के भी कितना 0.52। 2 से कितनी बार गया 90 बार, 9 से 90 10 बार। तो डेल्टा टी वी बराबर कितना आएगा 0.52/10 यानी 0.052। तो डेल्टा टी वी मिल गया, ठीक। 0.052 बराबर टी वी और माइनस 100 डिग्री सेल्सियस। तो टी वी इक्वल कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा टी वी इक्वल 100 + 0.52 डिग्री सेल्सियस। समझ में आई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक सेकेंड,